आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम 349 फूलपुर पवई विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के विधायक अरुण कांत यादव जी हैं, जो बाहुबली रमाकांत यादव के बेटे हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि आज़मगढ़ में 10 विधानसभा सीट है और 2 लोकसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से सिर्फ एक ही सीट भाजपा के पास है, जो कि फूलपुर पवई, जिसके विधायक अरुण कांत यादव जी हैं। और दोनों लोकसभा के चुनाव में भाजपा का कोई भी जनाधार नहीं था और भाजपा ने एक भी सीट को जीता नहीं। और मैं ये बताऊं आपको कि 5 साल कंप्लीट हो चुका है, चुनाव सामने हैं, कुछ क्षेत्र की जनता का सवाल है, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, इन सारे मुद्दों पे सवाल पूछेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। जी जी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ब्रीफ में ये बताएं अपने पॉलिटिकल सफ़र के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ करें आप। मैं जी 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, क्योंकि मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था। जी मैं उस समय बहुजन समाज पार्टी में था। जी। फिर मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ, लेकिन मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा। कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे नहीं लड़ना पड़ा। जी। फिर उसके बाद मैं 2007 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैंने जीत हासिल की। जी। और उस समय मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था राजनीति का। जी जी जी। और मेरी उम्र भी वो सब करने की नहीं थी। जी। और उस समय मैंने ज़्यादा टाइम अपने जीवन के अनुभव को बढ़ाने के लिए और अपने खेल कूद या जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी मैं वो करता था। जी। फिर उसके बाद 2011 में मैं जलालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से। जी। और मैं चुनाव वहाँ से हार गया। जी। फिर इन 5 सालों में मैंने अपनी सोशल स्टडी की, समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, क्या है पॉलिटिक्स, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, समाज के लिए क्या सही है। जी। उसके बाद हमने उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया और फिर दोबारा जब 2017 का चुनाव हुआ जी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और मुझे जीत हासिल हुई। जी। और जब मैं इस बार चुनाव जीता 2017 में, तो जो भी मेरे से हो सका, जो मेरी समझ-बूझ से सही लगा मुझे, मैंने वो काम किया। और मेरे समझ से इससे पहले जितने भी विधायक हुए होंगे हमारे विधानसभा में, उन सभी लोगों से ज़्यादा योजनाएं और जो हमने शासन से धन ले आया और अपने विधानसभा में हमने काम किया। लेकिन थोड़ी सी मेरी विचारधारा और लोगों से अलग है। जी। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से पॉलिटिक्स हो रही है, लोग सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से परिवर्तन आना चाहिए वो हम नहीं कर पाए। जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पुराने ढांचे को बदला है। जी। थोड़ा सा उन्होंने, जो पहले जातिगत पॉलिटिक्स होती थी और सिर्फ लोग अपने जाति, आप देख रहे होंगे एक तरह से कि मैं देख रहा हूँ कि सभी जाति के नेता हो गए हैं, पर नेता तो वो अमीर हो गए या आगे निकल गए, लेकिन उनका समाज वहीं रह गया। जी। क्योंकि सब लोग आगे बढ़ने के लिए या अपने आप को डेवलप करने के लिए अपनी जाति का सहारा ले रहे हैं। जी जी। और ये इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम किसी भी प्रत्याशी का सिलेक्शन उसकी क्वालिटी पर नहीं, उसकी जात पर करते हैं। और ये दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश के लोग अगर इसी तरह की सोच रखेंगे तो कभी इनका भला नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं, क्या पिछड़ी जाति के लोगों को भाजपा में वो सम्मान मिल पा रहा है? सबसे पहले तो मैं इस विचार से भी ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ कि कोई अगड़ा, पिछड़ा या दलित नहीं होता है। आप एक तरह समझिए, जी।
दलित का मतलब होता है दलिद्र, दलिद्र जी। मतलब दुनिया का सबसे घटिया इंसान, ठीक है। तो ये दलित शब्द ही हटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप किसी कम्युनिटी को आप दलित बोल रहे हैं, आप दलित बोल रहे हैं, दलित कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जो अगड़े पिछड़े का जो डिफरेंस है, जो उनका मानक है, वो जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, वो उनकी स्थिति के आधार पर होना चाहिए। तो जैसे अब हम ही हैं, ठीक है, हमारे पास गाड़ी है, खेती बाड़ी है, सारी व्यवस्था है, तो हम कैसे पिछड़े हो गए, ठीक है। और जो लोग अगले पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जैसे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन जातियों में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, हर तरह से संपन्न हैं, वो क्यों आरक्षण का लाभ ले रहे हैं? पहली चीज़, जो लोग आरोप लगाते हैं कि जो है जनरल क्लास के लोग हमारा आरक्षण खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे आप सिर्फ एक चीज़ बताओ, जब हम डेवलप हो गए हैं तो हमें वो जगह छोड़नी चाहिए ना, ताकि कोई एक गरीब भाई आकर के वो हिस्सा ले सके, वहाँ हो सके ना। लेकिन जो हमारे जो लोग अपने आप को पिछड़ी जाति और दलित जाति का अनुसूचित जाति का बता रहे हैं, ये वही लोग चिल्ला भी रहे हैं जो लोग अपने गरीब भाइयों का हक खा रहे हैं, ठीक है, और आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। हम कैसे कहते हैं कि कोई जनरल क्लास का हमारा खा रहा है, लेकिन अच्छा, अब जनरल क्लास का भी थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। जनरल क्लास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण, जनरल क्लास का मतलब है सभी लोग, ठीक है। जो जनरल क्लास की वैकेंसीज हैं उसमें सभी लोग डाल सकते हैं कोई भी आवेदन, लेकिन उसके लिए आप कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं लेने लिए होने चाहिए, ठीक है। और मेरे समझ से तो आरक्षण की जो व्यवस्था है, थोड़ी सी लोग जो नेता है ना, वो सही दिशा में नहीं ले जा रहे इसको। ये बीजेपी पर गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि गड़बड़ ये खुद है, ये खुद गड़बड़ है। जैसे किन लोगों का आप इशारा कर रहे हैं? मैं किसी के ऊपर इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो लोग इस चीज़ का नारा दे रहे हैं। जब जो लोग, ठीक है, इस बार बीजेपी से भाग के चले गए सपा में, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ठीक नहीं है, वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो जब आप 5 साल मंत्री थे तब क्या कर रहे थे आप? आपको आवाज़ तब उठानी चाहिए थी जब आपके पास पावर थी, और जब आप पावर में नहीं हो तब आप चिल्ला रहे हो। ये तो गलत बात है ना। हम काम तब कर पाएंगे जब हमारे हाथ में अधिकार होगा, और जब हम उस पद से वंचित हो जाएंगे तो हम फिर चिल्ला क्या करेंगे? और जब आपके हाथ में पावर थी आपने कुछ नहीं किया, और ये काम आपने हर बार किया, कभी बीएसपी के साथ किया, फिर कभी बीजेपी में आए, फिर कभी सपा में गए। ये तो ठीक बात नहीं है। ये तो पहले ही सोचना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ वक्त ही सोचना चाहिए था एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात है और मेरे समझ से इन सब चीज़ों से कुछ इस देश का होने वाला नहीं है। दुनिया जिस तर्ज पर जी रही है, हमें उससे सीखना चाहिए। और सिर्फ दलितों पिछड़ों के नाम पे लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, बाकी उनका कोई और इरादा नहीं है, सिर्फ अपने आप को मजबूत करना है, समाज को नहीं। क्योंकि अगर समाज डेवलप हो जाएगा, जब सारे लोग इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो फिर कोई नेता कैसे एक रह जाएगा? समझ रहे हैं ना? तो सारे चालाक लोग जो किसी भी कम्युनिटी के हैं ना, वो इसी का सहारा लेते हैं। और मैं इस चीज़ों का विरोध करता हूँ और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, फूलपुर से लेकर माहुल तक का जो सड़क मार्ग है, ये बहुत सारी जनता का सवाल है, अभी भी खस्ता हाल में है। तो चुनाव सामने है, 1.5 महीने बचे हैं, इसके रेनोवेशन के लिए आपने कोई काम नहीं किया? नहीं, उसका टेंडरिंग हो चुका है और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू भी हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए ना कि एक ही साथ सारा काम तो नहीं हो सकता ना। पहले माहुल से पवई का हुआ, फिर फूलपुर से बिलारमऊ तक हुआ, फिर माहुल से अंबारी के बीच बुढ़नपुर रोड ये हुआ, और बाकी जो लिंक रोडें हैं गांव के अंदर उन पर काम हुआ, ठीक है। फिर जैसे आप अगर ये उम्मीद करेंगे कि एक ही बार में सारे काम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो। हर साल का अलग बजट होता है, हर साल में आप जाके मंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो आपको आपके विधानसभा में जो बजट आता है वो किसी एक रोड के लिए आएगा, ऐसा नहीं कि सारे रोडों के लिए एक ही बार में आ जाएगा। तो
वो रोड पिछड़ी तो रही, लेकिन वो रोड हो गई है, उसका टेंडर भी हो गया है। मुझे लगता है कि जो भी उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे। अच्छा, पास हो गया, अब जल्दी ही हो जाएगा। हाँ जी। मेरा अगला सवाल ये है कि लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ वो पॉलिटिकल एक बर्निंग का केंद्र रहा था पिछली बार। योगी जी की गठित टीम ने, एसआईटी ने जांच में ये पाया कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। तो अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए कि नहीं? आपके क्या विचार हैं इस पर? वैसे अगर मैं किसी की हत्या कर दूं जी तो इसका आरोप मेरे पिताजी पे तो नहीं जाना चाहिए। जी तो अगर जो उनके बेटे हैं, क्या नाम है उनका, जी जिन्होंने ऐसी गलती की, जी सज़ा उनको मिलनी चाहिए और उनको सज़ा मिली है। वो आरोपी सिद्ध हुए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। जी और ऐसा भी नहीं कि कोई ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था। जी ठीक है, कोई भी आदमी का दिमाग खिसक सकता है या किसी से नाराज़ होकर के कुछ ऐसे कदम उठा सकता है। तो इसके लिए हम किसी दल को या उसके परिवार को दोषी हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पिताजी कुछ कर दे तो उसमें हमारा क्या भूमिका है? हमने उनसे थोड़ी कहा आप ये कर डालिए, या हम कुछ कर दें तो उन्होंने तो हमसे नहीं कहा ना कि आप ये कर दो। जी। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं और कई लोग जानबूझ के भी कर सकते हैं। अब उन्होंने जानबूझ से की या उनसे हुई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो असल में आरोपी है सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को साथ में आप लपेट दें। आप ये मानते हैं कि सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो भी इस कृत्य में सम्मिलित है? बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कोई क्षमा की बात ही नहीं है। जी जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी इस देश के अंदर रहती है। भाजपा पार्टी जो है वो एक इंक्लूसिव पार्टी है। मुस्लिमों के लिए कोई संवेदनशीलता है, कोई प्रोजेक्ट है कि वो आगे इस चीज़ को दिखाए? मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने की कोशिश की है और उनको जो इस्लाम में अगर कुछ बुरा मत मानिएगा जी बिल्कुल, आप अपने कुछ रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हर धर्मों में हैं, ठीक है, उसको बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जी। और अगर हम उससे हटेंगे तभी हम दुनिया के मुकाबले खड़े हो पाएंगे। जी। जैसे जैसे कौन सी कंजर्वेटिव थिंकिंग है आप बताना चाहें? अब इतना आप मेरे से बुलवाएंगे तो बिला वजह कोई विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए मुझसे ये सब चीज़ ना करवाइए, ठीक है। चलिए, खैर मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश का सियासी जो बाज़ार है बहुत गर्म है। ओवैसी साहब भी आ गए उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है बीजेपी को फ़ायदा होगा? नहीं, मैं ओवैसी साहब आ गए हैं यूपी में, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा मुझे ये तो नहीं पता जी। लेकिन मैं उस हर नेता की कद्र करता हूँ जी। जो समाज के लिए सही बात रखता हो। जी। और मेरे समझ से ओवैसी साहब अपने हक की बात करते हैं और सही बात करते हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं उनकी इज्जत ज़रूर करता हूँ। जी। मेरा सवाल अगला ये है, बीजेपी के लिए 2022 का क्या मिशन है, सबसे बड़ा मिशन जिस पे ये चुनाव लड़ा जाएगा? आपने एक चीज़ देखा होगा जी। इससे पहले भी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन जो सरकार की बुनियादी सुविधाएं थी कभी वो निचले तबके तक पहुंच नहीं पाती थी, ठीक है। और मैं तकरीबन 15-16 सालों से पॉलिटिक्स में हूँ। मैंने पहली बार देखा है किसी सरकार ने इस व्यवस्था को गरीबों तक पहुँचाया है और इसमें भ्रष्टाचार को बिल्कुल ना के बराबर करके रखा है। और ये चीज़ जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें होती थी, जो भी व्यवस्था होती थी, बीच में लोग खा जाते थे, गरीबों तक कुछ पहुंचता नहीं था। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने एक चीज़ देखा है कि जो अपराध है उस पर भी बहुत बड़ा अंकुश लगा है कि लोगों की ये विचार बदल गए। नहीं तो पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि हमें गुंडा बनना है, मतलब ऐसे भी लोग विचार रखते थे कि हमें गुंडा बनना है। आज की डेट में कोई ऐसी सोच नहीं रख रहा है कि हमें गुंडा बनना है या हमें किसी को दबाना है। देखिए, जो एक आम आदमी है ना, उसको चाहिए चैन की सांस,
वो तब ले पाएगा जब उसके इलाके में ऐसे लोग नहीं होंगे जो उसे परेशान कर रहे हों, उसका शोषण कर रहे हों। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है और ये बहुत ही अच्छी बात है समाज के लिए। अगर फूलपुर पवई से आप दोबारा चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए क्या बड़ी सौगात होगी? देखिए, मैंने जो अध्ययन किया अपने इस राजनीतिक करियर में कि क्योंकि मैं भी सिर्फ विधायक या सांसद बन के नहीं जीना चाहता हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में अपना समय दे रहा हूँ और मैंने 10 साल 5 साल जो भी दूँ और उसमें अगर समाज में कोई बदलाव ना आए, कोई डेवलपमेंट ना हो, किसी तरह का चेंजेस ना आए, तो मेरे लिए बहुत ही बुरी बात होगी और मैं अपने आप से ही संतुष्ट नहीं हो पाऊँगा। इसलिए मेरा ये अगली बार का टारगेट है कि क्योंकि जो रोड और नाली इस तरह के काम जो है ग्राम प्रधान भी करते हैं, क्षेत्र पंचायत भी करती है, विधायक भी करते हैं, सांसद भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में इस तरह के कोई काम बचेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है रोजगार की, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की और अच्छी एजुकेशन की। तो मेरा फोकस है कि हम इस सेक्टर पे काम करेंगे और मैं अपने विधानसभा को उस कैटेगरी में ला के खड़ा करना चाहता हूं जहां आज यूरोप और अमेरिका है। जी। रोजगार के नाम पे तो इस सरकार में बड़ी ही दुर्व्यवस्था है। अब तो कई चरण हो चुके हैं। एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आने के बजाय वो चीज़ें कोर्ट में चली जाती हैं, वहाँ पे पेंडिंग होती है और काफ़ी दिन लग जाता है जो वैकेंसीज होती है उसके क्लियर होने में। वैसे एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ चीज़ें इस सरकार में नहीं है, सभी सरकारों में रही हैं। ठीक है, कोई अगर गलती हो गई, कहीं से किसी कोई कमी लगी, तो वो आदमी कोर्ट में जाके अपनी रीट दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा लोग कर देते हैं, जिनको नाराज़गी होती है या जिनका नहीं हो पाता है तो लोग ऐसी उसमें लाके कोई पॉइंट खड़ा कर देते हैं जिससे कुछ दिन के लिए ये चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन होता है सही। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि रोज़गार के बारे में, ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये गलत चीज़ आप लोग सोच रहे हैं कि सरकार ही पूरी जिम्मेदार नहीं है रोजगार के लिए आपके। ठीक है, आप भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, हम भी जिम्मेदार हैं। जैसे हम जो कर रहे हैं, हमें सरकार ने थोड़ी ना करवा रही है हमसे, हम भी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, आप देखते होंगे वैसे समाज है। ठीक है, सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है सहयोग, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। वो सरकार के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है। सरकार ने क्या किया है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि पहले क्या होता था कि जो फोर्थ क्लास के एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे और उनकी तनख्वाह 40 से 50 हज़ार होती थी। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या किया है कि जो भी फोर्थ क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम सैलरी 20,000 करेंगे, 15,000 करेंगे और उसमें हम आउटसोर्सिंग से लोगों को भरेंगे ताकि हम ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएँ। और सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अगर आप इसको रोज़गार नहीं समझते तो ये आपकी कमी है। ठीक है, और जो आप ऐसे सोचिए ना कि जैसे मान लीजिए आप सरकार है, आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में आपको सारा काम घर का करना है। ठीक है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और पब्लिक सोच रही कि सरकार ही सब कुछ करेगी। सरकार की भी एक सीमा है, आप जो वहीं तक ही नौकरियां वो उपलब्ध करा सकती है और उसको भी पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पैसा पेड़ में पड़ा है तोड़ के दे दिया। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो हमारा देश का पुराना ढांचा था वो गड़बड़ था। अभी हम उसको सुधारने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए हैं। समय लगेगा, लेकिन चीज़ें सुधर जाएंगी। जब चीज़ें सुधर जाएंगी तब ये जाके पॉसिबल हो पाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे देश में लोगों ने सिवाय बच्चा पैदा करने के और कुछ तो किया नहीं। ठीक है, तो हालांकि गलतियां हम सभी से हुई हैं, लेकिन हम सबको सुधरने की ज़रूरत है। और जब हमारे पास संसाधन सीमित हैं और हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से हम उसको सही से उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे आप ही सोचिए, आपके पास अगर 1,000 रुपये और 1,000 रुपये में आपको 1,000 लोगों को खिलाना हो तो आप 1 रुपये में 1 लोगों को कैसे खिला पाएंगे? समस्या आएगी ना आपके पास। तो सेम सिचुएशन सरकार की है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है
और उम्मीद है कि ये व्यवस्थाएं आगे सुधरेंगी, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं, मैंने इस सब चीज़ों के बारे में सरकार से भी बात की, लेकिन समय नहीं था हमारे पास, इसलिए हम ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगली बार हम कुछ ऐसा बेहतर कर पाएंगे जिससे जो आम लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी रोज़गार मिल सके। जी। पार्टी से, भाजपा पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और बहुत सारी एक झड़ी लग गई है इस्तीफे की। क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कमज़ोर हो रही है या फिर लहर उसके एंटी जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये नेता नहीं है, लोग बिजनेसमैन हैं जी। अपनी दुकान चला रहे हैं। जी। और ये कोई पहली बार नहीं है कि वो बीजेपी छोड़ के सपा में जा रहे हैं। इससे पहले वो बीएसपी में थे, ठीक है, इसके पहले वो बीएसपी में थे, बीएसपी से वो फिर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी से एसपी में जा रहे हैं। तो ये तो इनका बिजनेस है, इनको अपनी दुकान चलानी। ये ऐसी शर्तें रखते हैं कि सरकार इनके सामने झुके, इनकी पूरी बात माने, तब ये रहेंगे, नहीं तो अपना विकल्प बनाने लगते हैं। तो ये लोग नेता नहीं है। नेता का मतलब ये है कि जो समाज को सही दिशा पे लेके चले, ऐसा नहीं कि जो खाली अपनी व्यवस्था करे। और अगर ये लोग नेता हुए, लेकिन अगर ये लोग फिर भी गरीब होते अपना, ठीक है, जैसे जब ये नेता बनने आए थे, अगर स्थिति उनकी तकरीबन वैसे ही रहती, इनकी अर्थव्यवस्था, तब मैं ये मानता कि ये नेता हैं। और इन्होंने जहाँ पे ये विधायक सांसद है, वहाँ के लोगों की स्थिति कुछ बदली होती, तब मैं मानता ये नेता है। लेकिन इनकी तो व्यवस्था बदल गई, लेकिन जहाँ से ये विधायक सांसद रहे वहाँ की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली, तो मैं कैसे मानूँ ये नेता है? ये सिर्फ बिजनेसमैन है, ये राजनीति से सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। एक सवाल और है, पार्टी कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो नहीं कर रही है भाजपा की? जिस हिसाब से जो हिंदू मुस्लिम या फिर अदर धर्मों में एक हारमोनी थी, सामंजस्य था, वो धीरे धीरे टूट रहा है। जो एक भाव तब दूर से ही आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, आप सपा से बिलोंग करते हैं, आप सपाई हैं, आप भाजपाई हैं, आप बसपा से हैं, आप किसी दूसरे दल से हैं, तो जो आपसी एक धर्मों में सामंजस्य था, एक तालमेल था, वो बिगड़ रहा है इस पार्टी की लाइन से ऊपर से। ऐसा कुछ तो आपको नहीं लग रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी इस पे विचार क्या है, आप अपने बताएं। मेरे समझ के, क्योंकि मैं खुद बीजेपी में हूँ, कभी मुझे इस तरह की बात नहीं समझाई गई, कभी इस तरह का कुछ मुझसे बताया नहीं है कि आपको मुसलमानों से भेदभाव करना है। मुझे तो हमेशा ये बताया गया कि सारे लोग एक जैसे हैं और हमें सभी समाज का और सभी तरह के विचारों का सम्मान करना है और उनको बैलेंस करके लेके चलना है। एक कवायद और चल रही है यहाँ आपके फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कि कहीं समाजवादी पार्टी आपके पिताजी को उतार दे और आप भाजपा से आमना सामना हो जाए, तो ऐसे कोइंसिडेंस में क्या हैपनिंग होगी? आपका विचार इस पर? वैसे मेरा इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा खास ताल्लुक़ नहीं है। मेरा सिर्फ काम करने का तरीका अलग है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा इतना ही मानना है कि जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा काम है, वो मुझे अच्छे से करना चाहिए जी। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचता जी। विकास को लेकर बड़े आरोप लगते हैं आप पे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव तो जीत लिए अरुणकांत यादव जी, अब क्षेत्र में शकल इनकी नहीं दिखाई देती, अक्सर इधर उधर बाहर ही रहते हैं, क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। फिर चुनाव आ गया, फिर अब जा रहे हैं क्षेत्रों में अपने जनाधार के लिए। किसी ने आपको गलत सलाह दी है जी। और अब तक जितने विधायक हुए हैं यहाँ पर जी, उन सभी में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने टाइम दिया है और किसी ने काम किया है तो वो मैं हूँ, ठीक है। ये अपने मुंह से नहीं मैं बोल रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा करता या मैं ऐसा होता तो मैं दूसरी बार विधायक नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी लोगों से पर्सनली जुड़ा हूँ, ऐसा नहीं किसी पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ, बड़ा पल्ला बढ़ा और लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी इतनी बीती, तो वैसे मुझे पर्सनली भी लोगों से लगाव है, लोगों से मिलना जुलना, साथ में उठना बैठना, ये मेरा बराबर रहता है। और ये तो सिर्फ मेरे विरोधी गलत आरोप लगा रहे हैं जो कभी क्षेत्र में रहे नहीं या चुनाव के कारण आए हुए हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर मैं बुरा हूँ तो पब्लिक मेरे साथ बुरा करेगी, सही हूँ तो सही करेगी। 2022 में सबसे बड़ा अपोनेंट आपका कौन होगा? अब इसमें आपकी राय है, भाजपा का अपोनेंट कौन होगा, विरोधी? हालांकि ये शीर्ष का सवाल है, क्योंकि मेरे विधानसभा में मुझे लगता है कि अगर ओवैसी साहब यहाँ से लड़ाते हैं जी
तो मेरी लड़ाई सीधा उनसे होगी, क्योंकि हमारे विधानसभा में जो है वो मुस्लिम वोट की संख्या काफ़ी अच्छी है। जी। और मुझे लगता है कि वही मेरे सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी होंगे। जी। आपने शुरू में ही इस बात का जिक्र किया कि सियासत में जातियों को लेकर के, अगड़ों पिछड़ों को लेकर के जो अलग अलग कल्ट बने हैं, यादव हैं, हरिजन हैं, राजभर हैं, मौर्य हैं, जो अलग अलग जातियां हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसी में से नेता उभर के आता है और नेता अपनी पोजीशन, अपनी कंडीशन तो अच्छी बना लेता है, लेकिन क्षेत्र के हालात जहाँ से वो उठ के आता है, जिस आधार से उठ के आता है, वो पीछे रह जाता है। तो क्या लगता है आपको कि इस चीज़ों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए कि या ये सारी चीज़ों की व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए? भैया, चुनाव तो सिर्फ डेवलपमेंट पे ही लड़ना चाहिए, और वही मुद्दा ही होना चाहिए आपका। आपके जितने भी नेता हैं, मैं देखता हूँ सब लोग जाति व्यवस्था पर अपना तर्क देते हैं जी। जबकि हमें काम पर देना चाहिए कि हम क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करें, कैसे क्या करें कि हमारी ये सब व्यवस्थाएं सुधरें। हम कभी इस पर बात नहीं करते। हम बात करते हैं कौन सी जाति के आप हैं, कौन सी जाति के लोग किस पार्टी में जा रहे हैं। ये सब बकवास है और पिछले 60-70 सालों से यही हम लोग करते हैं। इसी वजह से हम लोग पिछड़े हुए हैं। जी। हम लोग जिस दिन इस व्यवस्था से निकल जाएंगे ना, फिर हमें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जी। इस चुनाव में आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ एक ही मैसेज है मेरा, समझदार बनिए और परिश्रमी बनिए, तभी आप ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बाकी जितने सारे विकल्प हैं वो खोखले हैं। जी। साहब जी, आपका कोई सवाल है इनसे? अच्छा, ये थे हमारे साथ अरुण कुमार यादव जी, जो बाहुबली रमाकांत यादव जी के बेटे हैं और फूलपुर पवई से 349 विधानसभा क्षेत्र आती है, वहाँ से वर्तमान में इनकम्बेंट विधायक हैं। इनसे हमने कई चीज़ों पे सवाल पूछा, जातियों पे इनकी राय जानी, भाजपा में मुस्लिमों का जिस हिसाब से कहा जाता है ट्रेडिशनली कि वो सम्मान नहीं मिल पा रहा, उस पर भी हमने जानने की कोशिश की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।